तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला। अगर दोस्तों आप लोग 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं ऐसे प्रश्न को बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन देखिए जो आपको दिया गया है, 1688, 1789, 1914, 1939। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 में भी आप प्रश्न आने का 100% चांस है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? मैटरनिख, बिस्मार्क, चार्ल्स दशम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैटरनिख ने किया था। किसने किया था? मैटरनिख ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? मई 1830, जुलाई 1830, मई 1839, जुलाई 1829। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1830 में हुआ था यूरोप में प्रथम विद्रोह। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका जो सामाजिक विज्ञान कल पेपर है, अगर दोस्तों आप लोग जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको देख लीजिए यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वर्ष 1914, वर्ष 1911, वर्ष 1914, वर्ष 1920। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1914 में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट था। क्या था? रॉलेट एक्ट था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? वर्ष 1915, वर्ष 1916, वर्ष 1918, वर्ष 1920। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6वें का? तो राइट आंसर जो 1915 ईस्वी में लौटे थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? इसको तो आपको तैयार करके जाना है बोर्ड पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1918, वर्ष 1920, वर्ष 1919, वर्ष 1921। जिनको आ रहा है कमेंट जरूर करें। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में 100% ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो आपका 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1857 में, 1904 में, 1855 में। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुई थी। इसको याद तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? वर्ष 1942, वर्ष 1919, उसके बाद देखिए वर्ष 1928, वर्ष 1930। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन? वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1850 में, 1885 में, 1860 में, 1990 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था? तो 1890 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, कार्नला
किस फसल से संबंधित है? गेहूं से, दाल से, मक्का से, चना से। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ण लाभ किस फसल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मक्का हो जाएगा। कर्ण लाभ किस फसल से संबंधित है? मक्का से संबंधित है। आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? कुटीर उद्योग का पतन, खदानों के लिए जमीन की सफाई, जमीन का किराया बढ़ना, ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि कुटीर उद्योग का पतन भी, जमीन का किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है काली मिट्टी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वें का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा और बोर्ड पेपर में 100% आने का चांस है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 16वां क्वेश्चन है, हीराकुड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रिहंद, दामोदर, महानदी, कृष्णा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुड जो परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है महानदी पर। किस पे है? महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी, रामगंगा नदी, भागीरथी एवं बिलांगना नदी, शारदा नदी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आपके बोर्ड पेपर के लिए। फटाफट बताइए, जिनको आ रहा हो कमेंट करें। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी एवं बिलांगना नदी पर बनाया गया है। यहाँ का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, जिनको आ रहा कमेंट करें। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बनाई गई। कहाँ पर बनाई गई दोस्तों? उत्तर प्रदेश में बनाई गई है रिहंद बांध परियोजना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्वतीय मिट्टी। क्या है? पर्वतीय मिट्टी का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? धान, मोटे अनाज, गेहूं, कपास। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर जो गेहूं। रबी की फसल कौन सी दोस्तों? गेहूं है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। रबी की फसल क्या है? गेहूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी हल करवा दिए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे 20 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अब देखिए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने 21वां क्वेश्चन जो मैंने लॉन्ग बताया है। यहाँ पर देखिए, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? इसको ध्यान रखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? भारतीय लोकतंत्र समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका भारतीय लोकतंत्र के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला क्या हो जाएगा? बुनियादी। क्या हो जाएगा? बुनियादी आधार बनाने की चुनौतियां। इसको याद रखिए, पहला हेडिंग है। अब देखिए इसमें लिखेंगे आप क्या? विश्व के लगभग 1/4 भाग में अभी भी
लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों में लोकतंत्र के लिए बहुत कठिन चुनौतियां हैं, जिनमें लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए उचित बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। ये आप एक हेडिंग कर देंगे। अब देखिए दूसरा हेडिंग क्या है इसमें दोस्तों, आपका दूसरा है विस्तार की चुनौती। स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करने, महासंघ के लिए सभी इकाइयों का विस्तार करने, महिलाएं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करने आदि जैसे मुद्दे इस चुनौती के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा हेडिंग क्या है आपका दोस्तों, तीसरा हेडिंग है लोकतांत्रिक को मजबूत करने की चुनौती। इस चुनौती का उद्देश्य उन संस्थाओं को मजबूत करना है जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में सहायता करते हैं। ये चुनौतियां किसी देश में सामाजिक विकास की स्थिति पर निर्भर करती हैं। अब दोस्तों देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय लोकतंत्र के समझ कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन क्या है, 22वां आपका अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। बताइए अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका द्वितीयक क्षेत्रक क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदल जाता है तो वे द्वितीयक क्षेत्रक कहलाते हैं, जैसे कपास से रेशा, गन्ने से चीनी। इसको याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिट्टी पर निबंध लिखना है। देखिए ये आपका यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक और भौतिक गुणों जैसे रंग, बनावट, मोटाई आदि के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों, पहला आपका जलोढ़ मिट्टी है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखिए क्या है यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। ये आपका क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, इसमें क्या है, दूसरा हेडिंग क्या है आपका काली मृदा यानी काली मिट्टी। अब देखिए इस मृदा को रेगर या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 45.6% भाग में विस्तृत है। यह बहुत महीन कणों से बनी है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा यानी लेटराइट मिट्टी। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें आपको लिखना होगा लेटराइट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या, लेटराइट शब्द का शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अब देखिए ये आपके लेटराइट मृदा के बारे में हो गया। अब देखिए इसमें क्या चौथा ऑप्शन क्या है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है, यह मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4% भाग में विस्तृत है। अब देखिए पांचवा क्या है आपका, पांचवा है लवणीय मृदा। इस मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम क्या, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः यह अनुउर्वर होता है। यह आपका लवणीय मृदा हो गया दोस्तों मैंने बता दिए हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बताया मिट्टी के क्या क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखना, मैंने आंसर भी बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपका ना ये 6 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है दोस्तों, नंबर 1 आपका है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को लाभ होता है। दूसरा ऑप्शन है उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद तीसरा है वैश्वीकरण ने संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए बाजारों का
खोल दिया है। अब चौथा ऑप्शन क्या है इसमें देखिए, चौथा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। मैंने प्रकाश डाल दिए, सारे के सारे उत्तर मैंने बता दिए दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कल पेपर है, समय नहीं बचा हुआ है और इस चैनल पर सभी विषय का अच्छी तैयारी कराया जा रहा है, आप यहाँ जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। अब मिलता हूँ एक और मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।